नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिया चक्रवर्ती से फिर पूछताछ होगी। इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई से पूछताछ हो चुकी है और आज फिर रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले की छानबीन के दौरान पता चला था कि सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब है, जिसके बाद ईडी ने जांच शुरू की। इसी सिलसिले में सुशांत सिंह के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ हो चुकी है। ईडी आज फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी और साथ ही रिया के भाई और पिता से भी ईडी आज पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रिया और उनके भाई शोभिक से ईडी पूछताछ कर चुकी है और आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और साथ ही उनके पिता को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और मुंबई से हमारे सहयोगी संकेत पाठक इस खबर पर हमारे साथ हैं। संकेत, क्या जानकारी आज श्रुति और माफ कीजिएगा, रिया और उनके भाई को बुलाया गया है पूछताछ के लिए और साथ ही उनके पिता भी वहां पर होंगे। पिता से पहले पूछताछ नहीं हुई थी, पर इन दोनों से पहले पूछताछ हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसके तहत ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। कई दौर के बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती का इससे पहले भी 9 घंटे तक ईडी ने बयान दर्ज किया था। अब आज दोबारा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। इसके अलावा उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती को भी ईडी ने तलब किया है। इसके साथ ही साथ जो सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत सिंह के घर पर ही रहा करते थे और अंतिम समय में उनके साथ थे, उनको भी ईडी ने तलब किया है। इसके अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो कि रिया के पिता हैं, उनका इस पूरे मामले से क्या लेना देना है, इस बाबत भी ईडी पूछताछ करेगी। तो आज सभी को एक साथ बुलाया गया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि सभी से अलग अलग पूछताछ होगी, क्योंकि जो पहले दौर की पूछताछ हुई थी, हमने देखा था कि शोभिक चक्रवर्ती से करीब 18 घंटे तक पूछताछ की गई थी, रिया से 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उन दोनों के बयानों को आज मिलाया जाएगा। ये देखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो भी जानकारी रिया और शोभिक की तरफ से दी गई है उसमें कितनी सच्चाई है। आपको बताऊं कि ईडी ने जब इनसे पूछताछ की थी तब ये बात निकलकर सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती और शोभिक सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे दौर की पूछताछ आज होनी है। उसके बाद ये सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जैसा कि हमने कल भी देखा था कि करीब 4.5 करोड़ रुपए की जो एफडी थी वो सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम की थी, लेकिन वो घटकर 2 करोड़ रुपए रह गई थी। यानी 2.5 करोड़ रुपए की कहीं ना कहीं हेरा फेरी की बात ईडी की जांच में सामने आई है। उस बाबत भी सवाल पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ईडी आज भी इन सभी से पूछताछ करेगी और उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। और एक के बाद एक जो कड़ियां हैं उनको लगातार ईडी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जी संकेत, क्या टाइमिंग को लेकर भी आपके पास जानकारी है? कितने बजे इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पिछली बार जो पूछताछ हुई थी इनसे, उससे कितना अलग इस बार जो प्रश्न होंगे वो कितने अलग होंगे? देखिए, ईडी का जो मुंबई दफ्तर है वहां पर करीब 11 बजे के आसपास इन सभी को पहुंचना है। रिया चक्रवर्ती और शोभिक को बुलाया गया है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी और उनके पिता से भी आज पूछताछ हो सकती है। आपको बताऊं कि इसके पहले जब ईडी ने रिया और उसके भाई से पूछताछ की थी तब जो कंपनियों के लेन देन के बारे में जांच की गई थी, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे उसके बारे में जानकारी मांगी गई थी। ईडी को कई ऐसी अहम जानकारियां हाथ लगी हैं कि कई करोड़ रुपए का गबन यहां पर किया गया है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट का मामला हो या इसके अलावा जो सीए के अकाउंट में बताया जा रहा है कि लाखों रुपए समय समय पर ट्रांसफर किए गए। साथ ही साथ इन सभी के बयानों को आज मिलाकर देखा जाएगा। ईडी ये जानना चाहेगी कि आखिर जो बयान पहले इन दोनों ने दिए थे, उस बयान के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं क्या वो इससे मेल खाती हैं या नहीं, इस बाबत इन सभी से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ कुछ और अन्य जो जानकारियां हैं वो ईडी जानना चाहेगी कि जो 2 कंपनियां हैं जिसमें शोभिक और रिया
डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए थे, उसमें किस तरीके का लेन देन हुआ है, उसकी जानकारी भी आज ईडी जानना चाहेगी। क्योंकि पहले दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें बहुत ज्यादा कॉपरेट इन दोनों ने नहीं किया था, इन दोनों ने बहुत ज्यादा जानकारियां ईडी को नहीं दी थी। संकेत, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। सुशांत सुसाइड मामले में शिवसेना के निशाने पर आए बिहार के डीजीपी। जी हां, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शिवसेना को जवाब दिया है। अब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उनको कितनी भी गाली दी जाए लेकिन सुशांत को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ते रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ है, लेकिन बिहार सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की परमिशन दे दी है, जिससे महाराष्ट्र सरकार बौखला गई है और बिहार सरकार और डीजीपी पर आरोप लगा रही है। बिहार के डीजीपी ने ये जवाब संजय राउत के हमले के बाद दिया है। संजय राउत ने गुप्तेश्वर पांडे पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार और दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया है। शिवसेना ने आरोप लगाया था कि बिहार और दिल्ली में साजिश हो रही है और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ते रहेंगे। पटना से हमारे सहयोगी सौरभ कुमार इस खबर पर हमारे साथ हैं। सौरभ, एक तरफ जांच तो चल ही रही है, लेकिन ये मामला जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस एक तरीके से था और अब ये मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। बिल्कुल, कल जिस तरीके से सामना में हमला किया गया डीजीपी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो कल मीडिया के सामने भले ही डीजीपी ने कुछ बयान नहीं दिया, पलटवार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर यह जरूर कहा कि संजय रावत जी, आपको मुझे जितनी भी गालियां देनी है आप मुझे दे दो, लेकिन सुशांत को न्याय दे दो। तो निश्चित रूप से यह हमला था। जिस तरीके से जो एक्टिविटी रही है मुंबई पुलिस की, उसको डीजीपी ने उजागर करने की कोशिश की। डीजीपी ने कहा कि जिस तरीके से बिहार पुलिस वहां गई और जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने जो बाधाएं खड़ा की, तो अब जो सीबीआई को यह मामला चला गया है, इससे मुंबई पुलिस काफी बौखला गई है और वह लगातार, चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो, लगातार हमला कर रही है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल वाली कोई भी बात नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामना की तरफ से डीजीपी पर जो हमला किया गया, उसमें काफी ऐसे व्यक्तिगत बातें भी डीजीपी के बारे में कही गई जो सामना को नहीं करनी चाहिए। हुआ डीजीपी के बारे में यहाँ तक कहा गया कि डीजीपी कुछ सालों पहले अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। तो निश्चित रूप से एक तरीके से कहें तो डीजीपी ने मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्वीट कर उन्होंने यह जरूर बताने की कोशिश की है कि मैं किसी से बाइस नहीं हूं, मुझे केवल सुशांत के न्याय से मतलब है। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और वहीं आज इस मामले में सीबीआई सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में फॉरेंसिक टीम के साथ रिक्रिएट कर सकती है और ये जानने की कोशिश कर सकती है कि सुशांत ने किन हालातों में ये कदम उठाया। आपको बता दें कि इससे पहले सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पटना पुलिस ने सुसाइड का रिक्रिएशन किया था। तो सुसाइड सीन को सीबीआई रिक्रिएट कर सकती है। इससे पहले पटना पुलिस सीन को रिक्रिएट कर चुकी है अपनी जांच के दौरान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। यह उद्घाटन सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को पीएम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी ओएफसी का उद्घाटन करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में बीएसपी के 6 विधायकों के मामले में अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर होगी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की
पीठ ये सुनवाई करेगी। याचिका में बीएसपी विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दिलावर सिंह और बीएसपी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताया है। हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, और क्या जानकारी है आपके पास? जब ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होने वाला है इस पर? देखिए, बीएसपी के जो विधायक कांग्रेस में जो मर्जर हुआ, एक उनके मुताबिक इस संवैधानिक सवाल है, 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत का सवाल है। और ऐसे में इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, उन्होंने कहा है कि चूंकि पहले से इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा इस मामले को भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मंगा लेना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। उसमें दूसरी बात ये कहेगी कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन, चूंकि ये संवैधानिक सवाल है, इसमें इसलिए हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। तीसरी बात ये कही गई उनकी तरफ से कि उन्होंने जो रिलीफ मांगी थी सुप्रीम हाई कोर्ट उनको उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात, जो तकनीकी सवाल उठाया गया है डिफेक्शन लॉ के तहत पर, उसमें ये कहा गया है कि जो नोटिस था, जो याचिका लगाई गई है, दरअसल ये नियम ये होता है कि अगर किसी पार्टी का पूरा मर्जर दूसरी पार्टी में हो जाता है, उस समय 10वीं अनुसूची यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। और चूंकि राजस्थान के जितने विधायक थे, 6 के 6 विधायक, बीएसपी के 6 विधायक, उनका मर्जर हो गया था कांग्रेस में, ऐसे में उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। हालांकि बीजेपी विधायक ने जो याचिका लगाई है, चाहे बीएसपी की तरफ से सतीश मिश्रा की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, उनका ये कहना है कि जब पूरा का पूरा एक राज्य में पूरा विधायक दल ही दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ऐसे में बिना केंद्रीय पार्टी कमान के, उनके अध्यक्ष के अनुमति के इस तरह का मर्जर को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और ये तकनीकी पहलू है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की गई है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करे। चूंकि 14 तारीख को वहां असेंबली सेशन शुरू होना है, बहुत क्रूशियल है इन 6 विधायकों का वोट करना नहीं करना। और चूंकि मामला हाई कोर्ट में है, तो इनको इस बात का एप्रीहेंशन है कि कहीं हाई कोर्ट ने अगर उनकी वोटिंग राइट पे रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया, तो दिक्कत होगी। उनको दिक्कत तो जो होगी सो होगी, कांग्रेस को मेजर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कि जहां पर एक विधायकों को जोड़ने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, ऐसे में 6 विधायक बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का कोई आदेश दे दिया है, 11 तारीख को सुनवाई होने वाली है हाईकोर्ट में, अगर कोई आदेश दे देता है और वो कांग्रेस या इन विधायकों के खिलाफ जाता है, तो सरकार को मुश्किल होगी। इसलिए थोड़ी जल्दी में है। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और कोरोना के चलते दिल्ली सरकार के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इस साल कोई परीक्षा नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि दिल्ली राज्य के विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का निर्देश दिया था, जिसका 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विरोध किया है। छात्रों की दलील है कि कोरोना संकट काल में हर जगह हर छात्र के लिए परीक्षाओं में शामिल हो पाना संभव नहीं है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नई शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर लाइव सेशन होगा। 34 साल बाद शिक्षा नीति में हुए बदलावों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने सोशल मीडिया चैनलों के जरिए संवाद करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री दुनिया के लिए छात्रों को तैयार की गई नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखेंगे। ये संवाद ट्विटर और फेसबुक के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वहीं कोरोना ने अब मंत्रियों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। ताजा मामला एमपी से सामने आया है, जहां शिवराज सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। इस बात की जानकारी खुद विश्वास सारंग ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि अब तक शिवराज सरकार में मंत्रियों को कोरोना हो चुका है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। हालांकि वो ठीक होकर घर वापस भी आ चुके हैं। वहीं देश में हर रोज कोरोना के 50,000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 21 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 64,399 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 861 मरीजों की मौत हो गई है। अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,53,011 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 43,379 हो गई है।
आंध्र प्रदेश में कोरोना अपने खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। हर दिन करीब 10,000 नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,820 नए केस सामने आए हैं। वहीं 97 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में कुल 2,036 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक राज्य में कुल 2,27,860 कोरोना मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 87,112 एक्टिव केसेस हैं और 1,38,712 लोग कोरोना से अपनी जंग जीत चुके हैं। वहीं कर्नाटक में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कुल 1,78,087 लोग कोरोना संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटे में 5,985 कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं कर्नाटक में अब तक कुल 3,198 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,78,000 में से 80,973 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कर्नाटक में शुरू के दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम थी, लेकिन अचानक अब कोरोना काफी तेजी से वहां पर फैल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 12,248 नए केस सामने आए हैं और 390 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 5,15,332 हो गई है और मौत का आंकड़ा बढ़कर 17,757 हो गया है। वहीं मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,066 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब मायानगरी में कोरोना मरीजों की तादाद 1,23,397 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 4,687 मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1,22,619 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक यूपी में कोरोना से 2,079 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 72,650 लोग कोरोना से अपनी जंग जीत चुके हैं। और अब तक केरल देश का ऐसा राज्य था जहां कोरोना के मामले बिल्कुल न के बराबर थे, लेकिन अचानक यहां कोरोना का विस्फोट हो गया। यहां एक दिन में कोरोना के 1,211 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 12,347 हो गई है और 108 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग ने इडुक्की, मलप्पुरम और वायनाड समेत पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि 11 अगस्त तक यहां भारी बारिश हो सकती है। केरल ही नहीं बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आपात राहत के लिए तत्काल 50 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया है। बाढ़ का सबसे बड़ा खतरा राज्य के तटीय इलाकों में मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और वहीं CM BS येदियुरप्पा ने 50 करोड़ की राहत का ऐलान किया है। तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।